हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 14 है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो यूनिट आती है हमारे पास आती है यूनिट नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स। तो इसके अंदर क्या कहता है कि बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या हमारे पास में। तो उसमें ये बोलता है कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, these are the chemical substances which are responsible for the basis of life, that is growth of life, growth and maintenance of life, are called बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो लाइफ के जो बेसिक बेस होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं, उन बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। और वो बेसिस कौन कौन से आते हैं हमारे पास, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, यानी जो आपकी ह्यूमन बॉडी है या एनिमल्स है, जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। इनके लिए जो भी मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से आएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स। इसके बाद में आएंगे अमीनो एसिड, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो हमारे पास में बायो जितने भी सब्सटेंसेस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की। इसकी बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि दोज बायोमोलिक्यूल्स और chemical substances which contains only carbon, hydrogen and oxygen, in which oxygen and hydrogen are in same ratio as in water, same ratio as water, are called carbohydrates। समझ में आया कुछ, क्या कह रहा है कि वो बायोमोलिक्यूल्स या केमिकल सब्सटेंस जो क्या कंटेन करते हैं, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
मतलब जिस भी सब्सटेंस के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और जो आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो उसी रेशियो में होने चाहिए जिस रेशियो में वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारा सब्सटेंस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनका जो जर्नल फॉर्मूला आता है वो आएगा आपके पास में CxH2O। ये आपका किसका जर्नल फॉर्मूला हो गया, कार्बोहाइड्रेट का। यानी वो सब्सटेंस जिसके अंदर क्या हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशियो में जिस रेशियो में किसमें होते हैं, कार्बन सॉरी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से इस डेफिनेशन को चेंज किया गया था। लिमिटेशन क्या थी, उसके अंदर कहता था कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे रेफिनोज हो गया, रेफिनोज, ये एक ऐसे सब्सटेंस है हमारे पास में जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था ना वो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलो नहीं करता। ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, कार्बोहाइड्रेट की जैसी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसीलिए ये डेफिनेशन क्या होती है वहां पे गलत हो रही थी। दूसरा ये कहता है कि जो भी आपके जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, यानी मेनली आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड थे, इन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला आता है उसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा, HCOO सॉरी फॉर्म एल्डिहाइड HCHO, फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या आता है, HCHO। तो यहाँ पे एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इस फॉर्मूला के अंदर आ गया ये। ठीक है, लेकिन फॉर्म एल्डिहाइड है वो क्या, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो रहा था, गलत प्रूव हो रहा था। ठीक है ना, इसीलिए इस डेफिनेशन को चेंज किया गया ड्यू टू इट्स लिमिटेशन, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन थी जो हमने बता दी यहाँ पे कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कार्बोहाइड्रेट के जैसा था लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, और कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी शो करते थे लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो कार्बोहाइड्रेट से अलग था। ठीक है ना, इसलिए इस डेफिनेशन को क्या करना पड़ा, गलत प्रूव करना, मतलब ये डेफिनेशन गलत प्रूव हुई। ठीक है ना, और इसकी जगह पे एक नई डेफिनेशन आई कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, वो हम पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों आगे हमारे पास में आता है कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर कहता है कि अगर हम बात करें मॉडर्न डेफिनेशन की तो उस डेफिनेशन को गलत होने की वजह से, मतलब उसकी लिमिटेशन होने की वजह से, लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए एक नई डेफिनेशन दी गई कार्बोहाइड्रेट की, और वो क्या था, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स and those substances which give these on hydrolysis are called carbohydrate। इसके अंदर देखो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट थे वो क्या थे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है जिसके अंदर क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है,
तो इस टाइप के जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस जिनका हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें वहां से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिले या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है सभी को। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है उसके अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है मोनोसैकेराइड। क्या आता है, मोनोसैकेराइड। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे मेनली थ्री टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा आपके पास आता है ओलिगोसैकेराइड। क्या आएगा, ओलिगोसैकेराइड। और थर्ड जो आपके पास आएगा वो आएगा पॉलीसैकेराइड। क्या आएगा, पॉलीसैकेराइड। ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट है उनको थ्री टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की, कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। क्लियर है। तो मोनोसैकेराइड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स which can not be further hydrolyzed to smaller molecules। क्या कह रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम दोबारा से हाइड्रोलिसिस करवा के स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक ना कर सके, उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, और सैकेराइड जो है एक आपका ग्रीक वर्ड है सैकेराइड जिसका मतलब होता है शुगर। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होती है, शुगर होती है। ठीक है ना। तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि मोनोसैकेराइड यानी वो शुगर जिसके अंदर क्या हो, एक ही यूनिट प्रेजेंट हो। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसमें हम लिखेंगे इट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोमर यूनिट, मतलब सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्लियर है सभी को। एग्जाम्पल की अगर हम इसके अंदर बात करें तो एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज। अगर फॉर्मूला की बात करते हैं तो इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो तीनों की क्या होती है, डिफरेंट होती है। समझ में आ गया सभी को। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनको हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड, जिसको हम दोबारा से हाइड्रोलिसिस करवा के स्मॉल यूनिट के अंदर ब्रेक ना कर सके, उस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो हमारी टर्म आती है वो आती है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या कहता है कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स those carbohydrates which upon hydrolysis gives 2 to 10 molecules of monosaccharide are called oligosaccharides। इसमें क्या कह रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स
जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहां पे हमें 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिले। ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या मिले, 2 से 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, उसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है ना। इसके बाद में जो आपका ओलिगोसैकेराइड है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स के अंदर। इसमें आएगा क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इसको भी हम फर्दर 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारे पास आता है डाइसैकेराइड। के अंदर जो हमारे पास पहला आता है वो आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड की अगर हम बात करें तो डाइसैकेराइड कौन से रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट which upon hydrolysis gives 2 molecules of monosaccharide। क्या कह रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, डाई। डाई का मतलब 2, सैकेराइड का मतलब जो आपकी मोनोमर, सबसे स्मॉलर मोनोमर यूनिट है वो है। ठीक है, तो डाई का मतलब जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास इसके अंदर क्या आएगा, ग्लूकोज, नहीं सॉरी, एग्जाम्पल इधर में आ जाएगा सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, क्योंकि जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ से हमारे पास मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जब माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। और जब लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा आएगा, डाइसैकेराइड। इसके बाद में बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट टाइप की, ओलिगोसैकेराइड का अगला जो टाइप आता है ट्राइसैकेराइड। हाँ तो बच्चों, ओलिगोसैकेराइड का अगला जो हमारा टाइप आता होता है ट्राइसैकेराइड। ये व्हाट आर ट्राइसैकेराइड, तो इसमें क्या होगा, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव 3 molecules of monosaccharide are called ट्राइसैकेराइड। क्या कह रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वहां से हमें कितने मिले, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड। क्या बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड। इसका जो एग्जांपल होता है वो आता है रेफिनोज। क्या आएगा, रेफिनोज। रेफिनोज का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो आएगा C18H24, H32, और ओ आ जाएगा हमारे पास 16, ओ 16। ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 35। ठीक है, ये हमारे किसका फॉर्मूला आएगा, ट्राइसैकेराइड का। क्योंकि जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ से हमारे पास मिलता है 1 ग्लूकोज। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस, यहाँ पे लिखते हैं इसको C18H32O16। इसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाया, यानी H2O, H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास H2 इसमें ऐड हो जाएगा और क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6।
ठीक है, तो ये हमारे पास आएंगे 34, ठीक है ना। यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी आएगी 34, और दो हाइड्रोजन ये आएंगे, टोटल हो जाएंगे 36, तो 12 12 एंड 12 36, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएंगे 17, कितने आएंगे 17, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा 18, तो 6 6 2 12 6 6 18, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे जब हमने रेफिनोज का हाइड्रोलिसिस करवाया, तो रेफिनोज से हमें क्या मिला, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज प्लस गैलेक्टोज, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्राई सैकेराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्राई सैकेराइड। इसके बाद अगला जो हमारे पास आता है थर्ड इसका टाइप, वो आता है टेट्रा सैकेराइड। टेट्रा टेट्रा सैकेराइड के अंदर क्या होगा, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस gives 4 molecules of monosaccharide are called tetrasaccharide। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करें और वहां से 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल होता है स्टार्चिरोज। स्टार्च, ठीक है। स्टार्च रोज के अंदर क्या होता है, जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको क्या मिलेंगे, 4 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। 4 यूनिट का मतलब इसका जो फॉर्मूला आएगा आपके पास में वो आएगा C24H46 और O25, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, स्टार्च रोज का फॉर्मूला। ठीक है, कैसे आएगा वो देखिए, C24H46 और O25, एक मिनट, ये आएगा 23। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यानी H2O एंड H पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। ठीक है, तो टोटल हमारे पास हो गए 6 12 C24 हो गया। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 48 हो गए, तो 46 एंड 2 48, और ऑक्सीजन 6 12, तो ओ एक यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या मिला, 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, 1 यूनिट ऑफ फ्रैक्टोज एंड 2 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट जब उनका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड मिले, उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड। ठीक है, स्टार्च रोज है, स्टार्च रोज जो होता है आपका टेट्रासैकेराइड होता है, क्योंकि जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ से एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रक्टोज मिलता है, और 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिलते हैं, गैलेक्टोज के मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए कि हमारे पास में टेट्रासैकेराइड। समझ में आ गया सभी में। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट है उसका थर्ड क्लासिफिकेशन आता है, ये हमारे पास सेकंड था। इसके बाद इसका थर्ड क्लासिफिकेशन आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कहता है कि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं आपके, वो कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मिले, यानी कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस gives large number of monosaccharide।
आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। इसमें क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करवाए और वहां से हमें लार्ज नंबर ऑफ क्या मिले, मोनोसैकेराइड मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। जर्नल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2O और यहाँ पे N कितना आएगा, CH2ON। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी N की वैल्यू होती है वो होती है 100 से लेके 3000 तक। यानी जो हमें मोनोसैकेराइड मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 100 से लेके 3000 तक मोनोसैकेराइड मिलेंगे। उन कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हैं इनके अंदर, तो एग्जाम्पल आपके पास में आता है स्टार्च एंड सेलुलोज। ये आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं, दोनों पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल। तो समझ में आया सभी को कि व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स एंड व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है सभी को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर